नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आपने समाचारों में सुन रखा होगा ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का मुद्दा है, नीट यूजी और पीजी काउंसलिंग का, ये सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा हुआ था, जिस पर आज निर्णय आ चुका है। तो जानेंगे पूरा मामला क्या हुआ और ईडब्ल्यूएस क्या है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या वही मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी थी और जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई समिति थी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 27 और 10% आरक्षण को लेकर, तो उस पर भी जानेंगे क्या विचार हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। क्या है मुद्दा, पहले ये जान लेते हैं। 6 जनवरी 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें नीट प्रवेश परीक्षा के तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल एडमिशन से जुड़े ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी आरक्षण के मुद्दे और केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका भी शामिल है। ज्ञात है कि नीट के काउंसलिंग सत्र में देरी को लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और आपने देखा था दिल्ली में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिख रहा था। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में नीट पाठ्यक्रमों के तहत ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इन मानदंडों में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण पाने के लिए आय की सीमा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसकी आय की एक लिमिटेशन डिसाइड की गई थी और वो कितनी थी, 8 लाख से कम निर्धारित की गई थी, जो ओबीसी आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर के निर्धारण के समान थी। मतलब जो ओबीसी वाला है, ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर है, मतलब जिनकी आय कितनी है, 8 लाख से कम है वार्षिक आय परिवार की, तो वो ओबीसी आरक्षण का लाभ लेंगे। ओके, और अगर उनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो वो ओबीसी में कौन से लेयर में आएंगे, क्रीमी लेयर में, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए आय का जो निर्धारित किया गया वो भी कितना रखा गया, 8 लाख से कम। ओके, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। यहाँ इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय की गई आय की सीमा गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखती है? क्योंकि भाई जो व्यक्ति 8 लाख से कम कमाएगा तो क्या वो गरीब कहलाएगा? नहीं। आज जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख है उनकी स्थिति तो मतलब अच्छी कहेंगे हम, उन्हें गरीब या ये नहीं कहेंगे कि ये आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिए इस पर मुद्दे पर क्या हो रही थी, बहस हो रही थी। वर्गों के लिए तय की गई आय की सीमा गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखती है, जबकि ओबीसी आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दिया गया है। ऐसे में दोनों ही मामलों में आय की समय सीमा रखने के पीछे क्या अध्ययन किए गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये क्या मुद्दा है, जब आप एक सेक्शन को आर्थिक रूप से गरीब है इसलिए आरक्षण दे रहे हो, दूसरा सेक्शन ओबीसी है वो पिछड़ा हुआ है समाज में इसलिए इसको सामाजिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो, तो फिर यहाँ पर आय की बात कहाँ से आती है? ओके, मुद्दा समझ रहे होंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद पिछले वर्ष नवंबर 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा समिति का गठन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर किया गया। इस समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव वी.के. मल्होत्रा और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल शामिल थे। दिसंबर 2021 में चली कई बैठकों के बाद समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दिया था। अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ भी शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला होने तक नेट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। इस समिति के द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें शामिल की। समिति ने क्या बोला, तो समिति ने बोला, समिति के अनुसार वर्तमान स्थिति में ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने के लिए वार्षिक पारिवारिक जो आय है 8 लाख की सीमा
उचित लगती है, क्योंकि भाई अभी कोई मानदंड नहीं है जिसे निर्धारित किया जा सके। तो इस समिति ने भी क्या बोला कि अभी ये 8 लाख की सीमा उचित लगती है, बाद में देखेंगे अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, ऐसे में उसे बनाए रखा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शामिल 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले प्रावधान को छोड़कर आवासीय संपत्ति मानदंडों को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, ये समिति ने बोला। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए वर्तमान में क्या मानदंड है। तो वर्तमान में ये है कि 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि किसी के पास है, 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट है, अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज और उससे अधिक आवासीय भूखंड है, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आएगा जिनके पास ये 4 चीजें हैं, याद रखिएगा, ओके। और जिनके पास ये 4 चीजें नहीं हैं, वो अगर जनरल में आते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के पास उपरोक्त सीमा तक संपत्ति मौजूद हो, उसे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता, भले ही उसकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। अब यहाँ पर आपने देखा जो 4 मानदंड है, इसमें आय का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जब नीट और यूजी की और पीजी की काउंसलिंग की जा रही है तो उसमें आय का मानदंड शामिल किया गया, क्या, 8 लाख। 6 जनवरी 2021 को सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 7 जनवरी 2022 की सुबह तक अपने उत्तर का संचित्व व नोट दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। कोर्ट का निर्णय ऑल इंडिया कोटा के तहत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। और आज है 7 जनवरी 2022, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है, फैसला सुनाया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा मामले में अपना निर्णय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक, अंडर ग्रेजुएट और परा स्नातक, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग सत्र शुरू करने की अनुमति दे दी। अब इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यू आरक्षण को बरकरार रखा गया है। 29 जुलाई 2021 की सरकारी अधिसूचना में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा देने का प्रावधान करती है। जो सरकार ने अधिसूचना जारी की थी वो, ओके। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण मानदंडों का उपयोग कर उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी। जो अभी हमने 4 मानदंड पीछे पढ़े, उनके आधार पर पहचान होगी। जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नीट, यूजी और पीजी के लिए उपस्थित हुए छात्रों के लिए क्या होगी, मान्य होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वह ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की पहचान के लिए निर्धारित 8 लाख वार्षिक आय मानदंड मामले में मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। तो यहाँ से ये मुद्दा क्लियर हुआ कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस बात पर और विचार करेगा कि ये जो आय की सीमा है, जो ओबीसी के लिए क्रीमिलियर है, उसे ईडब्ल्यूएस में मान्य होना चाहिए या नहीं। तो आगे मार्च में जब सुनवाई होगी तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इस पर वर्डिक्ट दिया जाता है। आई होप अब आप पूरा मुद्दा समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।